आपके सामने रख रहे हैं इंडिया टुडे सिसेरो का फाइनल एग्जिट पोल, जिसके मुताबिक मामला अटक चुका दिखाई देता है। जी हां, साफ बढ़त किसी के पास नहीं है। कांटे का मुकाबला दिख रहा है। 111 से 127 भारतीय जनता पार्टी, 110 से 124 जेडीयू और अन्य के खाते में देखिए जाता हुआ 4 से 10। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ नहीं है। तो अगर दावे दोनों तरफ से किए जा रहे थे, ये अनुमान अगर सही निकलते हैं तो मामला बिल्कुल अटकता फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आपको बता देते हैं यादवों के बारे में कि किसकी तरफ जाते हुए ये दिख रहे हैं। 70% जेडीयू की तरफ जाते, तो 18% के आसपास ही बच जाता है बीजेपी के पास, और इधर 12%। ये शुरू से कहा जा रहा था कि क्या यादव कंसोलिडेट हुए हैं, लेकिन जो लोग जमीनी सच्चाई जानते हैं वो कहते हैं कि जंगल राज का तोहमत लगाना यादवों को कंसोलिडेट करने में फायदा हुआ। और अब मुस्लिमों की बात, 71% मुस्लिम जाते हुए दिख रहे हैं जेडीयू के साथ, और बीजेपी की तरफ सिर्फ 9% मुसलमान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 20 के खाते में अन्य, आप देख लीजिए मुस्लिम। अब बात राजपूतों की करते हैं, तो ये हमेशा से कहा गया है कि बीजेपी अग्रणी जातियों के लिए है, और 80% साफ साफ जाते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका समर्थन मिलता है अग्रणी जातियों का, ये बोला गया है बीजेपी को। और इधर जेडीयू के पास 10% बहुत कम, और 10% ही अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि रोटी हो बेटी हो, ये सिर्फ जात देखकर ही देते हैं लोग, और वोट तो खास तौर पर। इसी के बाद अगली बात हम आपको ब्राह्मण की दिखा दे रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से अग्रणी जाति का होने की वजह से 78% का अनुमान है कि वो गए हैं बीजेपी के साथ, 13% का अनुमान है जेडीयू के साथ, और अन्य के साथ 9% का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बात भूमिहारों की, एक बार फिर से अग्रणी जाति अपर कास्ट, जिसकी वजह से 67% बीजेपी के साथ, 16% हैं जेडीयू आरजेडी के साथ, और इधर अन्य की तरफ 17% जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जो अग्रणी जातियां हैं, अगर उनको कंसोलिडेट करके एक साथ देखा जाए तो 69% बीजेपी की तरफ जाता हुआ, जेडीयू के पास 17% और 14% अन्य की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महादलित, याद रखिए, ये वो महादलित है जो एक वक्त पर नीतीश कुमार ने जबरदस्त कामयाबी के साथ, आप कह सकते हैं, जिसको उठाया था, और वो 33% जेडीयू आरजेडी के साथ। बीजेपी के साथ अगर 41% वाकई आ गए हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी एक तरह से मानी जाएगी उनके लिए, और 26% अन्य दलित जो है उनके बारे में अब आपको बता दें, ये ज्यादा जाते हुए बीजेपी की तरफ से फिलहाल 49%, 27% जेडीयू प्लस के पास, और 24% अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जातियों के हिसाब से ये। और अब कुर्मी वोट, याद रखिए नीतीश कुमार कुर्मी है, 46% इनके साथ, 37% बीजेपी के साथ, और अन्य के पास 17% जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जाति के आधार पर अगर देखें तो मामला कुछ इस तरह का बनता हुआ दिख रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। क्या संजय निरुपम जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं? चलिए उनका इंतजार करेंगे, वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह साहब, आपके पास आते हुए, ये जो बड़ी तस्वीर है, इसमें कहा गया कि अगर वाकई एक रणनीति के तहत पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही थी, हिंदू ध्रुवीकरण, तो आप चाहते थे कि हिंदू ध्रुवीकरण से आप जाति की राजनीति को मात दे दें। क्या वो कर पाए हैं आप? नहीं, देखिए अंजना जी, मैं कभी कभी ये दुविधा में रह जाता हूं जब सब लोग बोलते हैं हिंदू ध्रुवीकरण। अब कहीं मुस्लिम पोलराइजेशन की बात हो रही तो उसको क्या कहा जाएगा? तो ये मेरे को नहीं लगता है कि इस तरह से इतना आसान है कि हम लोग इसको बॉक्स के अंदर बांट सकते हैं। जब वोट होता है, सबसे ज्यादा जो एक वर्ग का आपने नहीं जोड़ा, जो कि 6.5 करोड़ जो बिहार के वोटर्स, उसमें से 3,80,00,000 वोटर 18 से 35 साल के हैं। वो एक एस्पिरेशनल वोटर है। मेरे ख्याल से वो जाति के आधार पर नहीं वोट करेगा, और वो जिस तरह वोट करेगा उसकी जीत सुनिश्चित होती है। और हो सकता है कि आपकी जो बात है जाति के आधार पर वोट हुआ, मगर कहीं डेवलपमेंट है तो ये यंग वोटर जो है 18 से 35 साल का जो यंग वोटर है, उसने एक निर्णायक भूमिका निभाई है। हाँ। जिसके कारण हो सकता है कहीं जाति चली है बिहार में, जो मेरा मानना नहीं है, नहीं चली। 2005 से वो खत्म होना शुरू हुआ, खत्म पूरी तरह नहीं, मगर वो हावी नहीं रही। मगर डेवलपमेंट
यंग वोटर्स के लिए बहुत मान्य था और ठीक है, जंगल राज जहां पे है वहां पे यंग वोटर नहीं जा सकता। चलिए ठीक है, पवन वर्मा जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अन्य मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। मैं उसके बाद फौरन फातमी साहब आपके पास आऊंगी। पवन वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है और वो ये है कि नीतीश कुमार का बिहार को अगर योगदान याद किया जाएगा तो एक तो जीतन राम मांझी को भी उसमें रखा जाएगा कि जीतन राम मांझी भी बिहार को नीतीश कुमार जी ने दिया, बाद में किनारा कर दिया। दूसरी बात जिसके लिए उनको याद की जाएगी वो है रिसर्जेंस ऑफ लालू। 90-95 में जिस तरह से जाति की राजनीति हावी थी, उसी को एक बार फिर से लेकर लालू प्रसाद यादव कूद गए। चुनाव के ऐलान के साथ ही उन्होंने कह दिया अगड़े पिछड़े की लड़ाई है, कूद जाओ इसमें। ये एक बाप का दूसरा तोहफा है बिहार को। अंजना जी, मैं आपसे संजीदगी से कहता हूं कि ये अगड़ा पिछड़ा का सवाल हाँ। और रिजर्वेशंस का इशू आप खुद ही अपने रिकॉर्ड्स में देख लीजिए, किसने पहले छेड़ा। मोहन भागवत जी का बयान आया जहां उन्होंने कहा कि आरक्षण की नीतियों का समीक्षा होना जरूरी है और वो भी गैर संवैधानिक ढंग से। जब एक दफे सरसंघचालक आरएसएस का ये बात कहे तो उस पर उसका चुनाव में असर पड़ेगा ही। नलिनी जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रही हैं? जी नलिनी जी आपको कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। रिकॉर्ड दिखा रहा है, रिकॉर्ड दिखा रहा है कि लालू यादव जी ने कहा कि ये फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई है, ये मंडल 2 है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखी जाए। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जो आपके आंकड़े दिखा रहे थे 41% दलित ने एनडीए को वोट दिया है, तो इससे मांझी एक बड़े दलित लीडर उभर कर आ गए हैं। ये मुझे लगता है और ये आगे के लिए खतरा भी हो सकता है एनडीए के लिए। अगर थोड़ा सा शॉर्टफॉल हो गया एनडीए का तो क्या मांझी वापस जेडीयू में चले जाएंगे? ये एक पॉलिटिकल चीज़ है। लेकिन ये तो कहना ही पड़ेगा कि लालू यादव जी ने कहा था ये फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई है, मंडल 2 है, इसमें शर्माने की क्या जरूरत है? ठीक है फातमी साहब, इस पर अब चाहती हूँ कि जल्दी से आप रिएक्शन। अंजना जी, मैं कुछ कह सकता हूँ इसके जवाब में? ठीक है वर्मा जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर ले, फिर फातमी साहब के पास चलें। मैंने कहा कि शुरुआत हुई थी मोहन भागवत जी के वक्तव्य से, और जहां तक अगड़ा पिछड़ा का सवाल है उसमें जहां कुछ भी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की बात खत्म हो गया। आखिरकार सिद्धार्थनाथ जी, आप बोल लीजिएगा मेरे बात, आप मेरे बात बोल लीजिएगा प्लीज। लेट अस नॉट टॉक ओवर ईच अदर। आप बार बार उसी को अगर आप मिसलीड करने के लिए आपका पूरा प्रयास चुनाव भर में रहा। आज चुनाव जब खत्म हो गया, जब भी आप वही चीज कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो आरक्षण है वो जो सबसे जो पायदान पे आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसके लिए सोचे कि उसको क्यों नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम पवन जी अपनी बात पूरी कर ले। और वो अपने सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगा, इसमें अगड़ा पिछड़े की कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर मोहन भागवत कहेंगे अगड़ा पिछड़ा तो समाज नलिनी जी ने आपको याद दिलाया की जो बात है उस पर समीक्षा हो तो उस पर बिहार में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी क्या? ठीक है, आप इसको प्रतिक्रिया कह रहे हैं, मतलब मोहन भागवत की प्रतिक्रिया कह रहे हैं। सीधा कह दिया कि ये फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड चुनाव है। आपने कास्ट पॉलिटिक्स को खुलेआम चुनौती कर दी। समीक्षा का मतलब को आपने कहा कि ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, आइए हम लड़ते हैं, कास्ट पॉलिटिक्स पे हम गेम खेलेंगे। ये आपने कैसे कह दिया? समीक्षा किसकी होनी थी पवन जी? समीक्षा होनी थी कि जहां पर आरक्षण है उस आरक्षण में सबका फायदा ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी समीक्षा है। और आपने अनाउंस कर लिया ये अगड़ा या पिछड़े की लड़ाई है, आइए हम कास्ट में बिहार को बांट दे। लालू जी इसको आगे लेके जाएंगे, इस मुहिम को लेके जाएंगे। वो तो भागवत जी का प्रचार था भाई, ये तो भागवत जी के पहले हो चुका था। नहीं बिल्कुल, बहुत एक सेकंड पवन जी रामकृपाल जी कह रहे हैं कि आपने एक सेकंड एक तो एक नियम है और वो ये है कि जब दो लोग एक साथ बोलते हैं तो ना दर्शक सुन पाते हैं ना हम सुन पाते हैं। आप सबसे निवेदन है कि कृपया अपनी बारी पर ही बोलें। सिद्धार्थनाथ सिंह को ये समझा दीजिए। बिल्कुल, सभी अपनी अपनी बारी पे बोले। मैं आपके पास पवन जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल पवन जी को भी समझाइए। ठीक है, चलिए इस पे 2 मिनट अब बहस करते हैं और टाइम बर्बाद करते हैं। मेरा आपसे ये कहना है पवन जी कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि चूंकि मोहन भागवत जी ने
रिजर्वेशन पर बहस की बात छेड़ दी, तो आप अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई को बिहार के लिए सही ठहरा देंगे। आप एक बार फिर से 90 के दशक में बिहार के धकेलने को सही ठहरा देंगे। आप चाहेंगे कि सड़क पर खड़ा इंसान बिहार का ना कहलाए, वो कहे कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ जी, वो दलित कहे मेरे लिए कुछ नहीं हुआ जी। यादव अपने तरीके से असर्ट करें, क्योंकि एक धारणा बन गई है कि वो एक अलग किस्म के सामंती के रूप में इस वक्त वहां बिहार में उनका कब्जा एक तरह से है। तो ये इन सच्चाइयों को देखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आपने सब पर ढक्कन लगा दिया। अंजना जी, पहली बात तो मैं बहुत संक्षिप्त में जवाब दूंगा। जातिगत राजनीति खराब है, पर जाति इस देश की एक हकीकत है। दिल्ली के किसी भी अखबार को उठा लीजिए, मैट्रिमोनियल एड जो है कास्ट के बेसिस पर है। और जहां तक दलित की आवाज अगर सड़क पे कहता है कि मेरा हक नहीं मिला है, तो इसको आप अगड़ा पिछड़ा कहिए या सामाजिक न्याय कहेंगे। इस देश में संविधान ने शैक्षणिक, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड पर एफर्मेटिव एक्शन दिया है। अगर उस पर कोई सवाल या निशान उसी संविधान ने यह भी कहा है कि इस एफर्मेटिव एक्शन पर फिर से सोचने की जरूरत है। मेरा सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के बेटों को ही आरक्षण मिलता रहा। एक सेकेंड सर, होता क्या है कि जो आगे बढ़ गए उनको होता है समय, लेकिन हम उसमें उलझेंगे नहीं, क्योंकि फिर आरक्षण पर 1 घंटे की बहस हो जाएगी। अंजना जी, मैं जरा कह दूं, पवन जी ने ये पहली बार, मैं चुनाव का 5वां चरण थमने के बाद आज मैं जेडीयू के किसी व्यक्ति से सुन रहा हूं कि जाति एक सच्चाई है। अभी तक सिर्फ ये लालू जी की जिम्मेदारी थी, नीतीश के तबके में से कभी ये बात नहीं बोली गई। और मैट्रिमोनियल और जाति की बात आज पवन जी जो बात कर रहे हैं, वरना ये जिम्मेदारी लालू की दी गई थी। आपने जो 2 सवाल किए थे, आपने ये कहा था कि नीतीश जी का 2 योगदान है, एक उन्होंने मांझी जी को दिया, दूसरा लालू जी के जातिवाद को वापस लाए। ये 2 सवाल थे, उसमें उसका भागवत झा से कहां से, ये भागवत के बयान से कहां से जोड़ दिया गया। आपने जो 2 सवाल किए थे वर्मा जी से, ये सवाल थे सीधे। फातमी जी के पास अब चलते हैं, क्योंकि जितने भी नेता दिख रहे हैं जाति के चक्रव्यूह के बाहर सब समर्पण करते हुए दिख रहे हैं, और ये वो नेता हैं जो एक वक्त पर लोहिया के साथ संपूर्ण क्रांति इस देश में चाहते थे। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा सवाल फातमी जी आपसे ये है कि एक मोहन भागवत जी का बयान आया, आपके हाथ में गोला बारूद आ गया, उसके बाद आपने सीधे अगड़े पिछड़े की लड़ाई करके 90 के दशक में पहुंचा दिया लालू प्रसाद यादव जी ने। हर बात पर वो ये कहते थे अगड़ा पिछड़ा, मतलब वही मुद्दा है। बिजली आज भी नहीं है, खंबे, सड़क नहीं है, स्कूलों की हालत देख लीजिए किस तरह से सड़कों, आप बिहार पटना से चले जाइए, महात्मा गांधी सेतु पर देखिए, बड़े बड़े हिस्से टूटे हुए हैं। पुल पर जाके गाड़ी पार्क कीजिए, पूरा पुल हिलता है। मजाक बना दिया आपने विकास के नाम पर बिहार का। अब मुझे जरा मेरी बात सुन लेंगे आप? जी। देखिए, हेलो, देखिए एक बात समझिए, हिंदुस्तान में जात एक सच्चाई है और हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, हमारी पार्टी का आधार ही वही है। तो कभी अगर कोई भागवत जो पूरे बीजेपी को चलाने वाले, आरएसएस ही तो चलाता है बीजेपी, तो अगर वो बयान देगा तो हम लोग चुप रहें? हम लोग हाथ में चूड़ी पहन के तो नहीं बैठे हुए हैं। हमारी पार्टी का जो बेसिक चीज है सामाजिक न्याय, सोचिए सर, बड़ा अफसोस लगता है, तो हम लोग लड़ते रहेंगे। बड़ा अफसोस लगता है, आपको चूड़ी कमजोरी की निशानी दिखती है। मुझे तो आपकी सोच पर आपत्ति सवाल है। पैदा होता है, अरे फातमी साहब, आपको रोक रही हूं मैं, मुझे आपकी सोच पर आपत्ति है। आपको चूड़ी कमजोरी की निशानी दिखती है। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था लालू प्रसाद यादव ने। जातिवाद से भी बड़ी आप लोगों ने राजनीति की सच्चाई परिवारवाद को बना दिया है। एक परिवार को पार्टी का जागीर बना दिया है, पूरी की पूरी पार्टी को परिवार का जागीर। मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से, आलोक जी आपसे एक रिएक्शन, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। देखिए, जिस तरह से राजनीति मोड़ आई है इस बिहार की राजनीति में, चुनाव तो जो भी रिजल्ट आएंगे सामने, लेकिन टकराव आगे होगा, ये शायद मानना होगा। यदि महागठबंधन जीतता है तब भी वो दिल्ली के लिए लड़ाई शुरू करेंगे, यदि वो हारता है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि पवन जी या सिद्धार्थ जी भी इसका जवाब दे सकते हैं, जिसमें माना जाना चाहिए कि अब असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। बिहार से पराजय की स्थिति में भी मोदी जी का तेवर और तेवर तीखा हो सकता है, और यदि लालू जी और नीतीश हारते हैं तो क्या उनका तेवर दिल्ली की तरफ अभियान जेपी आंदोलन की पुनरावृत्ति की तरह होगी? नहीं, दहाड़ रहे हैं कि फिर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना होगा, इसलिए जीतने के बाद भी वो कोशिश करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या पवन जी या सिद्धार्थ जी इस बात को बता सकेंगे कि इसके बाद की लड़ाई और तीखी होगी जो हम चुनाव में देखा, और सारे विकास के मुद्दे सब धरे रह जाएंगे, केवल लड़ाई दिखते रहेंगे अगले 5 साल तक? बिल्कुल।
सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मैं चाहती हूँ कि आप आलोक जी की बात का जवाब दें। क्या ये लड़ाई और भी तीखी होती चली जाएगी, दिल्ली तक पहुंचेगी? बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि जिस तरह के तेवर एनडीए सरकार के इस वक्त से दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह का गुमान गुरूर दिख रहा है, क्या उस पर एक हद तक ब्रेक लगने की जरूरत है? लोग कहते हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें भाषण दूंगा से आगे अब इस सरकार को बढ़ना है, तो उसके लिए कोर्स करेक्शन के लिए एक झटका जरूरी है। मैं इस पे विश्वास नहीं कर, मैं नहीं मानता आप जो कह रही हैं। हाँ। मैं नहीं मानता जो आप कह रही हैं, क्योंकि ये जहां तक कि चुनाव के अंदर होता है, उसके अंदर भाषणों में बहुत चीज कही जाती है, उसके बाद हर सरकार को सेटल करना पड़ता है डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के लिए। हाँ। और उसका मैं उदाहरण एक ही दे सकता हूं जल्दी से। प्रगति, हमारा उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव और समाजवादी से अच्छी लड़ाई होगी 2017 में, मगर प्रगति के तहत आज से 3 हफ्ते पहले इनकी सबसे बड़ी चीज जो अटकी हुई थी अखिलेश यादव जी की यूपीए 1 यूपीए 2 के टाइम से, वो था मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 6,500 करोड़ का जो निवेश था वो मोदी जी ने टेलीफोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर उसको रिजॉल्व करके वो कमिटमेंट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से पूरा करवा दिया। तो विकास की बात करें, कोई उस समय लड़ाई की नहीं बात हुई। वो चुनाव में होएगा जरूर, मगर सब अपने अपने मुद्दे लेकर जाएंगे, मगर काम होएगा। बिहार में किसी की भी सरकार बने, काम वहां पे होएगा विकास का। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कुर्ता यहाँ पर है तो पाजामा का सेट बनना जरूरी है, नहीं तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। फातमी जी से एक सवाल पूछ ले। फातमी जी, आपसे नलिनी जी एक सवाल। वो एकदम बनेगा, फातमी जी बनेगा, मगर जो अंजना जी कुर्ते पजामे में जो नाड़ा जो है ना लालू प्रसाद यादव का, वो बड़ा खराब है, उससे डर लगा हुआ है हमें। ये चलिए, ये महागठबंधन के जश्न की तस्वीरें इस वक्त आई हैं एग्जिट पोल के बाद, और ये देखिए अभी से ही वहां पर लाल गुलाल, और ये वैशाली की तस्वीरें हैं, लाल गुलाल, हरा गुलाल, और दिवाली भी पहले आ गई है, होली भी पहले मनाई जा रही है। ये महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाते हुए नलिनी जी आप अपना सवाल पूछ लें जल्दी। फातमी जी से ये सवाल है। फातमी जी, क्या आप कांग्रेस के नक्शे कदम चलते हुए बिहार में फर्ज कीजिए कि आप लोग जीते ना और एनडीए जीत गई, तो क्या आप कांग्रेस के नक्शे कदम जो कि सेंटर में कर रही है, आप जो विधानसभा उसको नहीं चलने देंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके भी अच्छे आंकड़े आने वाले हैं, एनडीए के भी अच्छे आंकड़े आने वाले हैं, तो क्या आप उसको सरकार चलने देंगे कि नहीं? कांग्रेस तो यहाँ पर राज्यसभा में जो कर रही है सबको पता ही है। देखिए, ऐसा है, नंबर 1 तो यहाँ महागठबंधन की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पटना में नीतीश कुमार जी की सरकार बहुत मजबूती से 5 साल काम करेगी। और दरअसल आप ये समझ लें, ये जो चुनाव था मोदी बनाम लालू नीतीश था, या लालू नीतीश बनाम मोदी था, तो इसमें हार रहे हैं मोदी, तो ये तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, सबसे सेकेंड बिगेस्ट स्टेट है ये। तो अब आप समझ लें कि ये गिरावट यहीं से शुरू हो गई। ये जो समझिए कि जो मोदी का जो ग्राफ आगे जा रहा था, यहीं पे रोक लग जाएगा। अब उत्तर प्रदेश भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे, और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनके खिलाफ बातें हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, लोग बोल रहे हैं। तो ये सरकार बहुत ही कमजोर हो जाएगी इस चुनाव के बाद। और आप समझ लीजिए, भविष्यवाणी अगर सुननी हो तो बस चुनाव खत्म हो जाएं और नतीजों का इंतजार हो। सुनिए, दावे 1000 किए जाते हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है, पवन वर्मा जी आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, गुलाल लगाया जा रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजे किस तरह के आते हैं, अपने हक में आते हैं, उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन में विश्वास भी एग्जिट पोल पर जगता है पार्टी कार्यकर्ताओं का।